लास्ट क्लास हम लोग जजमेंट के रिलेवेंसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जब भी एक सूट या प्रोसीडिंग चलती है तो उसकी फाइनल पेनल्टी क्या चीज में होती है? अगर सूट या प्रोसीडिंग चलेगी तो वो कहाँ जाके खत्म होगी? जजमेंट पे या डिक्री पे, इन्हीं सब चीजों पे जाकर वो खत्म हो जाएगी। तो जब एक बार जजमेंट आ गया कोर्ट का तो उसकी रिलेवेंसी से क्या मतलब? कोर्ट का जो जजमेंट आ गया वो रिलेवेंट है, इररिलेवेंट है, इसकी चर्चा क्यों? लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे। ये कहां से कहां तक सेक्शन है? 34 to 38। पुराने वाले में 40 to 45। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके थे 34, 35, 36। रेस्ट जो सेक्शन है 37 एंड 38, ये दो सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। 35 में हम लोगों ने क्या देखा था? किस तरह के जजमेंट की रिलेवेंसी की बात हो रही थी, उसके पीछे रीजन क्या था? वो जजमेंट जो रेस जुडिकेटा का प्रभाव रखता है या रेस जुडिकेटा के नेचर, यानी कि जजमेंट जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, अगर कोई पक्षकार उसी वाद को, उसी सूट को या प्रोसीडिंग को आगे फर्दर बढ़ाना चाहता है तो वैसे में वो प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट है। किस वजह से? ताकि हाँ ऑलरेडी डिसाइडेड है, ताकि उसके क्या चीज को रोक दिया जाए? मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स नहीं, ये तो उसके पीछे प्रिंसिपल है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को या प्रोसीडिंग्स को। क्या रोकना था? इंस्टीट्यूशन रोकना था, कॉग्निजेंस रोकना था या ट्रायल रोकना था? कॉग्निजेंस रोकना था। क्या रोकना था? इंस्टीट्यूशन। देखिए ये बारीकियां हैं, इसलिए हमारे वक्त आपको कहते हैं क्लास में थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि इस वक्त तो आप जो सीखेंगे वही आपकी होल लाइफ काम करेगी। ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, आप उस जजमेंट को वापस कोट कर रहे हैं या उसी प्रोसीडिंग को या सूट को आप री इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, तो सेम पार्टीज है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, कॉम्पिटेंट कोर्ट है, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है, ये सभी कुछ जब हैं तो आप वापस कोर्ट से क्या मांगने हैं? एक्चुअली कुछ नहीं, तो उस जजमेंट की रिलेवेंसी है। तो क्या चीज के लिए बार था वो? कॉग्निजेंस के लिए, ट्रायल के लिए या इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए? ट्रायल के लिए। ट्रायल और कॉग्निजेंस दोनों के लिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट या प्रोसीडिंग बार नहीं, क्योंकि आप कीजिए, जब आप कीजिएगा तभी तो पता चलेगा कि सेकंड सूट है। तो वैसी स्थिति में समझ रहे हैं हम लोग जिस 34 के बाद हमारा सेक्शन था 35, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे 35 में कि कौन सा जजमेंट इन रेम की कैपेसिटी को रखता है। जजमेंट इन रेम का मतलब जो जजमेंट आया है वो आपके विरुद्ध ही नहीं, सारे संसार के विरुद्ध लागू होगा। मतलब पार्टी आप हैं उस सूट में या प्रोसीडिंग में, बट जजमेंट जो आई उससे प्रभावित आप तो हैं, लेकिन जो फैसला आया है वो सारे संसार के विरुद्ध लागू होगा। और इस तरह के सिर्फ 4 कोर्ट्स हैं जिसके द्वारा दिए हुए जजमेंट इन रेम होते हैं। और वो कौन कौन था? प्रोवेट था, मैट्रिमोनियल जुरिसडिक्शन था, इंसॉल्वेंसी थी और एडमिरलिटी थी। ये 4 तरह के कोर्ट के जुरिसडिक्शन में जब कोई जजमेंट आता है तो जजमेंट इन रेम होता है और साथ ही साथ ये कंक्लूसिव होता है। ये 2 चीजें थी। थर्ड हमारा जो था
एडमिरल्टी मतलब नौसेना के द्वारा दिया गया कोई जजमेंट। नौसेना अधिकरण आपको जहाँ भी कोर्ट मतलब कोस्टल एरिया है, जैसे आपका पुराना जितना मुंबई, मद्रास, जिसको चेन्नई कर रहे हैं और उसके बाद कलकत्ता, इन सब जगह वहाँ उसका बना हुआ है एडमिरल्टी का। जो भी नौसेना का मतलब समझते हैं ना, यस सर, जल हाँ? जल के समुद्र, समुद्र के अंदर जो चीज़ हो रहा है उसके तहत जो भी जजमेंट आएंगे, मतलब मान लीजिए किसी कैप्टन को हमने किसी वजह से उसको कैप्टनशिप को समाप्त कर दी, तब ये कैप्टन किसी और दूसरे कंट्री में जाके कैप्टन नहीं बन पाएगा। कारण जजमेंट इन रेम है, और जब तक ये जजमेंट प्रभावी है तब तक वो नहीं बन पाएगा। यहाँ तक क्लियर? क्या दो इम्पोर्टेंट फैक्टर था इसका, एक तो ये कि जजमेंट इन रेम है, दूसरा ये कंक्लूसिव प्रूफ है। किस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है? जिस तारीख को ये जजमेंट आया है उस तारीख से लागू हो जाएगा, या कोर्ट के जजमेंट में अगर वो डेट प्रिस्क्राइब्ड है कि किस तारीख से लागू होगा तो उस तारीख से वो लागू हो जाएगा और उस तारीख से वो इफेक्ट में आ जाएगा। मैट्रिमोनियल का मतलब अगर कोई डिवोर्स संबंधित कोई विवाद चल रहा है, कोई एडॉप्शन संबंधित कोई विवाद चल रहा है, इनसे कंसर्निंग अगर मान लीजिए कोई चाइल्ड किसी व्यक्ति का है, ये किस चीज़ से रिलेटेड मामला है? मैट्रिमोनियल मामला है। बच्चे कौन अडॉप्ट करेंगे? शादीशुदा अडॉप्ट करेंगे? है ऐसा? कौन अडॉप्ट करेंगे? ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे उसकी जिस वक्त हम इंडो एडॉप्शन एक्ट पढ़ेंगे। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एक्चुअली जब होता है ना, मैट्रिमोनियल का मतलब क्या है? विवाह संबंधी मामला। विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह का मतलब हिंदू मैरिज में तो सेक्टोसेंट। क्या सेक्टोसेंट? विवाह मतलब इतनी छोटी सी सवाल पूछे हैं। शादी भी, हाँ मैरिज, वो तो उसकी इंग्लिश है। इसका मतलब क्या हुआ? पंडित जी क्या कहते हैं जब सातों फेरे पूरे हो जाते हैं? पंडित जी क्या कहते हैं? विवाह संपन्न हुआ। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अब आप सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे के क्या हैं? हस्बैंड और वाइफ हैं। यस सर। तो जो भी लायबिलिटी हस्बैंड और वाइफ की आपको निभानी है, तो शादी के रहते हुए हस्बैंड दूसरी शादी कर सकता है, वाइफ के रहते हुए नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। एडल्टी कर सकता है। और वो मुस्लिम के साथ क्या होगा? उसके लिए अलग। हाँ, तो जब भी हम सवाल पूछे ना उसका कुछ मतलब होता है। तो वैसे स्थिति में अगर उनका विवाह विच्छेद हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तो उस तारीख से, जिस तारीख से कोर्ट की डिग्री आई, उस तारीख से वो पूरे संसार के लिए पुनः अविवाहित हो जाते हैं, पुनः अविवाहित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से शादी कर सकते हैं। ये जजमेंट इन रेम का मतलब वो सारे संसार के लिए फिर से अविवाहित हो गए। समझ रहे हैं? और जो नेक्स्ट था 36, वो क्या कह रहा था कि अगर कोई पब्लिक नेचर का है, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था आपको कि कोई व्यक्ति कहता है कि ये मार्ग का अधिकार है, राइट टू वे है, और ये पब्लिक राइट टू वे है, यानी उस पर सिर्फ इस पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो राइट टू वे है, ये किस तरीके का अधिकार हुआ? जब वहाँ सारे संसार के लोग उस मार्ग को यूज कर सकते हैं, ये जजमेंट इन रेम है या जजमेंट इन पर्सनम है? प्रूफ भी नहीं है। जजमेंट इन पर्सनम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जजमेंट इन रेम है। लेकिन अगर आप, हाँ यस, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहें कि 36
और 35 में क्या अंतर है, तो आप क्या जवाब देंगे? 35 का जजमेंट भी जजमेंट इन रेम है, साथ ही साथ वो कंक्लूसिव प्रूफ है। 36 के तहत आया हुआ जजमेंट रेम है, बट वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा जो है सेक्शन, वो है सेक्शन 37। अब ये कह रहा है 37 कि जो मामला किसमें आ गया, 34, 35 और 36 इसमें नहीं आता है, यानी कौन सा कैसा मामला नहीं आएगा? 34 में रेजिडिकेटा, 35 में जजमेंट इन रेम, 36 में पब्लिक नेचर। अगर इस तरीके का जजमेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी और भी तो जजमेंट्स आएंगे, उन जजमेंट की रेलेवेंसी क्या है? तो सीधे सीधे ये कहता है कि ये नॉट रेलेवेंट। बात समझ रहे हैं? जो मामला 36, 35, 34 में आ गया, उसका तो इंपॉर्टेंस हम लोग देख लिए कि वो किस तरीके का जजमेंट है। अब वो मामला जो इन सब में नहीं आता है, अगर उस तरीके का कोई जजमेंट आता है तो वो रेलिवेंट नहीं है। पहली बात, रेलिवेंट कब है? 34, 35, 36 में। नहीं, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। रेलिवेंट तब है जब ऐसा जजमेंट खुद फैक्ट इन इशू ना हो, या फिर इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत वो रेलिवेंट ना हो। बात समझ रहे हैं? अभी समझेंगे, एग्जांपल देंगे तो। पहली बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जो मामला इसमें, इसमें और इसमें नहीं आएगा और उस तरीके का कोई जजमेंट है तो रेलिवेंट नहीं होगा। रेलिवेंट कब होगा? जब वो जजमेंट ही फैक्ट इन इशू बन गया है, और या फिर, और का मतलब या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत वह रेलिवेंट है। किसी प्रावधान का मतलब किसकी चर्चा करेंगे हम? और 250 इसके तहत अगर वह रेलिवेंट है तो देन रेलिवेंट, अदरवाइज ऐसे देन रेलिवेंट। आइए समझते हैं इसको। ये मिस्टर सी है, जिनको कुछ ना कुछ लिखते रहने की बीमारी है, या फिर कुछ सच्ची बातें भी लिखते होंगे, ये पत्रकार महोदय। तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ लिखा जो इसके लिए लायबल है। इसका मतलब समझते हैं? हाँ, यह है अपमान लेख। अपमान लेख क्या होगा? कोई ऐसा रिटन जदे, दो चीजें होती है, सरेंडर होता है और लायबल होता है। एक तो हुआ कि हमने आपको शब्द के माध्यम से कुछ अपमानित किया, एक ऐसा हुआ जो हमने लिख के आपको अपमानित किया। हमने कहा कि पर्टिकुलर व्यक्ति चोर है, हमने कहा कि उसने गबन किया है। ये बात सच भी हो सकती है कि वो चोर हो, ये बात सच भी हो सकती है कि उसने गबन किया हो। अगर ये प्रमाणित ना हो सका तो इसका मतलब है कि आपने उस व्यक्ति के रेपुटेशन को कहीं न कहीं कमेंट करने की कोशिश की है, तो अपमानित किया है। इन्होंने ए के बारे में लिखा, बी के बारे में लिखा, और ये कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी लिखा है वो सच है। यहां कितनी तरह की सूट आएगी? ये पीड़ित हैं, ये भी पीड़ित हैं, यानी पहला सूट
ए वर्सेस दूसरा सूट ए वर्सेस सॉरी बी वर्सेस सी। ये दोनों किस चीज से पीड़ित हैं? क्योंकि मिस्टर सी ने एक अपमान लेख लिखा है। ये ए के प्रति जो कुछ भी लिखा गया था ये सत्य साबित नहीं कर सके, तो ऐसी स्थिति में डिफेमेशन प्रूव हो गया। जब डिफेमेशन प्रूव हुआ तो ये कॉम्पनसेशन लेंगे ए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पर्टिकुलर केस में सी क्या हुआ? केस हार गए। ये हुआ ना, वो केस हार चुके हैं, इसलिए ये कॉम्पनसेट करेंगे किसको? ए को कॉम्पनसेट करेंगे, जेल जाएंगे, जो भी जिस तरह का भी मामला है वो होगा। ये तो सूट नंबर 1 है, इसका क्या होगा? ये भी तो चल रहा है। तो यानी कि एक जजमेंट आ गया, जजमेंट 1 आ चुका है। ये जजमेंट 1 क्या इनके मामले में रेलेवेंट है? नहीं। क्यों? अलग बोला, एक वाला बोला। यही बात तो 37 कह रहा है। अब आप इसको ऐसे समझिए, क्या डिफेमेशन का जो केस चल रहा था जजमेंट इन रेम था? नहीं था, यानी ये लागू नहीं होगा 35, सॉरी हाँ 35 लागू नहीं होगा, क्योंकि किस जुरिडिक्शन में दिया हुआ जजमेंट इन रेम कहलाता है? ये चारों में है क्या? क्या वो इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत दिया गया है? क्या मैट्रिमोनियल जुरिडिक्शन में दिया गया हुआ है? क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन में दिया गया है? क्या प्रोबेट जुरिडिक्शन में दिया गया है? नहीं दिया गया है। जब ये नहीं दिया गया है तो ये रेलेवेंट नहीं था। क्या यह जजमेंट इस पे रेस जुडिकेटा का प्रभाव रखेगा? नहीं। क्यों नहीं रखेगा? पार्टी दूसरा है, यानी ये मामला भी लागू नहीं हो रहा है। क्या ये पब्लिक नेचर का जजमेंट है? नहीं। पार्टी नहीं है, तो ये भी लागू नहीं हो रहा है। और क्या कह रहा है सेक्शन 37? अब देखिए 37 क्या कहता है। Judgment, order or decree other than those mentioned in section 34, 35 and 36 are irrelevant और विसंगत है, मतलब इसमें आप नहीं दे सकते। उसके बाद unless the existence of such judgment, order or decree is a fact in issue, या तो खुद fact in issue या relevant under some other provision of this अधिनियम। हमेशा याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए और हमेशा याद रखिए, जो मामला 34, 35, 36 में नहीं आएगा वो रेलेवेंट नहीं होगा। पहली चीज, ये आधा आंसर है। कब रेलेवेंट होगा? जब या तो वो किसी अन्य प्रावधान के तहत और रेलेवेंसी के प्रावधान में आता हो, या फिर खुद फैक्ट इन इश्यू। समझ रहे हैं? अभी समझा। ये मिस्टर ए है, ये बी ने ए की गाय चुराई। गाय समझते हैं? इंग्लिश में गाय का मतलब हाय गाय, इसका मतलब
देखिए हिंदी में गाय, इंग्लिश में काउ, इंग्लिश में गाय और स्पेलिंग क्या है होनी, तो इसने इसकी काउ चुराई है, ठीक है, और इसने सी को बेच दिया। गाय किसकी है? किसने चुराई? बी किसको बेची? सी सी की। ए ने बी पे केस किया, किस चीज के लिए? गाय चोरी करने के लिए और बेचने के लिए। बट बेच चुका है तो चोरी की संपत्ति तो इसके पास है नहीं। चोरी की संपत्ति किसके पास है? सी के पास है। तो क्या एक ही केस में सबको लपेट ले? ऐसा होता है क्या? हाँ? हो सकता है इन्वेस्टिगेशन। हाँ, उसको नहीं पता है कि इसने सी को बेच दिया। चलिए इसने जब ये पकड़ाया तो इसने बताया कि इसने सी को बेच दिया। तो वो पहला केस करेगा क्या? पहला कौन सा केस होगा? ए वर्सेस बी। दूसरा केस ए वर्सेस सी। क्यों करेगा? नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता है? ए वर्सेस सी। अब आप बताइए हमें। इसमें डिसाइड हो गया कि बी ने गाय चुराई है। पहला जजमेंट आएगा। जजमेंट 1। क्या ये जजमेंट इसमें रेलेवेंट है? ये जजमेंट इसमें हाँ बिल्कुल हुआ सर। क्यों? दोनों एक से रिलेटेड है। दोनों एक से क्या रिलेटेड है? दोनों केस एक दूसरे पहले से आप चेक related क्या करेंगे कि जजमेंट की रिलेवेंसी हम देख रहे हैं। है। Yes, sir. जजमेंट की रिलेवेंसी कब होगी? जब वो मामला आएगा 34, 35, 36 और जब 37 में आएगा, इसका मतलब जब ये मामला तीनों में नहीं आएगा तो ये रिलेवेंट नहीं होगा। आधा आंसर कब होगा? जब इसके तहत हो या इसके तहत, यही ना? या तो फैक्ट इन इश्यू ही हो या फिर रेलेवेंसी के किसी अन्य प्रावधान के तहत उसका इंपॉर्टेंस हो या वो रिलेवेंट हो। अब बताइए क्या हो रहा है? इसने इसकी गाय चुराई, ये चोर साबित हो गया, ये जजमेंट आ गया। फैक्ट इन इश्यू क्या था यहाँ? थेफ्ट। A में भी थेफ्ट। फैक्ट इन इश्यू क्या है यहाँ सी के बीच? चोरी की गाय। चोरी की संपत्ति खरीदना भी अपराध है। सी को थोड़ी बोनाफाइड परचेजर। ये उसने लिखा था क्या? हम अच्छा देखिए, जैसे बोले बोनाफाइड परचेज, 1000 की गाय हम बोले कि आप 200 रुपया में ले लो, क्या होगा? दारू में कुछ खाता है। राइट? Yes. कुछ तो आपके पास बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? ड्यू कॉशन। ड्यू केयर एंड कॉशन। कॉशन आप लिखेंगे। और अगर आप हैबिचुअल खरीदार हुए तो मतलब आपका काम ही है, पता चला इसके पास कि इसके पास चोरी की और भी गाय बरामद हुई है, तो उसके ऊपर क्या प्रिजम्पशन है? हाँ, बढ़ाने वाले 114(51) क्या प्रिजम्पशन है कि जिस व्यक्ति के पास चोरी के तुरंत बाद चुराई हुई वस्तु प्राप्त होती है तो या तो वो व्यक्ति चोर है या फिर जानते हुए ये चोरी की संपत्ति है उसने भी प्राप्त किया, ये प्रिजम्पशन है। तो इसका जजमेंट आया कि भी चोर है, बट ये क्या है? चुराई हुई संपत्ति। तो इसके जजमेंट को ये इसके साथ रिलेवेंसी है क्या? नहीं है रिलेवेंसी। चलिए रजिस्ट्रेशन बी देखिए क्या कहता है।
A prosecuted B for stealing a cow from him. समझ में आ रही है? पढ़ गए पूरा? B is convicted. A afterwards sues C for the cow which B had sold to him before his conviction. As between A and C, the judgment against B is क्या लिखा हुआ है? क्यों? पार्टीज तो सेम है, ये रीजन नहीं है रेलेवेंसी की। हम आपको बार बार समझा रहे हैं। यहाँ चार्ज इस पे क्या था? यहाँ चार्ज इस पे क्या है? चुराई हुई संपत्ति को खरीदने का, दोनों सेम चीज है क्या? तो फिर कैसे जजमेंट रेलेवेंट हो जाएगा? समझ रहे हैं? आइए, नहीं, इस चीज को समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रखिए अपने पास। देखिए हर इलस्ट्रेशन क्या करता है कि ए को एक डिग्री मिली है बी के अगेंस्ट में। ध्यान से देखिए, किस वजह से? एक लैंड था जो जिसपे ट्रेसपास थे और इसके फेवर में ये डिग्री आ गई। एक जमीन है जिसपे बी ट्रेसपासर है, और ये जजमेंट, जब ये केस हुआ तो जजमेंट ए के फेवर में आ गई। जीता कौन? ए। बी का एक पुत्र है सी, उसने ए की हत्या कर दी। हत्या करेगा तो केस क्या चलेगा? स्टेट वर्सेस सी। ये केस में प्रीवियस जजमेंट जिसमें ये साबित हुआ था कि जमीन किसकी है? ए की। ये रेलेवेंट है नहीं, इसलिए रजिस्ट्रेशन आपको दिखा नहीं रहे थे पहले। क्यों रेलेवेंट है? उसी वजह से। वजह का मतलब क्या होता है? मोटिव। यानी इसके मर्डर का मोटिव क्या है? मोटिव। और मोटिव रेलेवेंट है किस प्रोविजन के तहत? हाँ बोलते जाइए, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं होगा ही ना। मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्स्टिक्वेंट कंडक्ट कौन से सेक्शन में है? 7 अच्छा, बियर एक्ट आपके पास है, 6 में है, ध्यान से देखिए। 6 में हमने क्या कहा कि पहली बात ये रेलेवेंट नहीं होगा। रेलेवेंट होगा तो किस वजह से होगा? अगर ये 4 to 50 के किसी प्रोविजन के तहत आता हो, या दूसरा खुद फैक्टिंग इशू। यहाँ क्या साबित हो रहा है? उसके मर्डर के पीछे का मोटिव, और मोटिव रेलेवेंट है किस सेक्शन के तहत? 6 के तहत, इसलिए रेलेवेंट है प्रीवियस जजमेंट। हाँ नहीं, वो तो डिसाइड हो गया, लेकिन इस वजह से इसकी हत्या हुई ना, तो मोटिव है ना हत्या के पीछे कि किस वजह से मारे। समझ रहे हैं? ठीक। ए के पीछे चार्ज है एक केस में, क्या है कि ये तो चोर है और साथ ही साथ पहले भी चोरी के लिए कन्विक्ट हो चुका है। ए किसी चोरी में पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर चार्ज लगे किस चीज का? थेफ्ट का। साथ साथ ये भी एलिगेशन लगाया जाता है कि पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है थेफ्ट में।
प्रीवियसली कॉन्विक्टेड है, यानी कि कोई ना कोई जजमेंट आया होगा इससे पहले। हाँ? हाँ, कोई भी पहले जजमेंट आया होगा, जजमेंट 1 कोई होगा जिसमें ये क्या साबित हुआ होगा, ये चोर है, दूसरी बार बन रहा है मामला, ये फिर चोर है, और फिर किस चीज के लिए कॉन्विक्टेड है, ये चार्ज लग रही है, प्रीवियसली कॉन्विक्टेड है। तो प्रीवियस जजमेंट इस मामले में, यानी ये जजमेंट क्या इस मामले में सेकंड वाले केस में रेलेवेंट है? सर क्यों? इनहांसमेंट और पनिशमेंट क्यों है? इनहांसमेंट और पनिशमेंट तो एक अलग इशू है। हमने बताया था प्रीवियसली, जब भी आप किसी कॉन्विक्शन को देंगे तो पहले आप बताएंगे नहीं उसको, लास्ट में बताते हैं, और अगर छूट भी गया है तो बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन उसको किस लिए नहीं बताते हैं? क्योंकि ट्रायल पर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, ट्रायल पे इफेक्ट पड़ेगा। अब बताइए क्या सीन बन रही है? प्रीवियसली कॉन्विक्शन हैबिचुअल ऑफेंडर। पहले हमें बताइए कि ये प्रीवियसली कॉन्विक्शन जो जजमेंट 1 में आया है रिलेवेंट होगा? जब हम जैसे ही पूछे कि रेलेवेंट होगा तो जजमेंट के रेलेवेंसी से संबंधित बात हो रही है, हमें तुरंत ये चेक करना पड़ेगा कि जजमेंट किस तरीके का है। क्या रेज़िड्यू डिकेटा का प्रभाव रखता है, क्या जजमेंट इन रेम का प्रभाव रखता है, क्या पब्लिक नेचर का है? जब ये तीनों में नहीं है तो रेलेवेंट नहीं होगा। फिर रेलेवेंट कब होगा? या खुद ही फैक्ट इन इशू हो, या फिर 450 जो आपका रेलेवेंसी का प्रोविजन है उसके तहत वो रेलेवेंट है। अब आप बताइए ये रेलेवेंट है या नहीं, कैसे? सेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन 2। अब वो तो प्रीवियसली कॉन्विक्शन की बात कर रहा है कि रेलेवेंट होगा, लेकिन सवाल ये है कि प्रीवियसली कॉन्विक्टेड है या नहीं, ये खुद ही फैक्ट इशू है ना। ये प्रीवियसली कॉन्विक्ट हुआ था या नहीं, ये खुद ही फैक्ट इशू है। मान लीजिए वो कहता है कि नहीं, हम पहले कभी नहीं हम कॉन्विक्ट हुए, तभी तो दिखाएंगे ना। फैक्ट इशू का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति उस चीज को एडमिट करता है, दूसरा व्यक्ति डिनाई करता है। तो हमने क्या कहा था कि ये कब रेलिवेंट होगा? जब ये खुद फैक्ट इन इशू हो, या फिर किसी और प्रोविजन के तहत इसे रेलेवेंट घोषित किया गया हो। फर्क को समझ रहे हैं? वो कहता है कि हम कभी पहले चोरी में कॉन्विक्ट नहीं हुए, दूसरा कहता है नहीं हुआ है। फैक्ट इन इशू क्या क्रिएट हो गया? प्रीवियसली कन्विक्टेड है या नहीं, इसलिए ये रेलेवेंट हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? आइए लास्ट देखिए इसका वो डी देखिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी इलस्ट्रेशन देख लीजिए, अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो बोले एक्सप्लेन करें। A is charged with theft and with having been previously convicted of theft. The previous conviction is relevant as A tried for a murder of B. The fact that B prosecuted A for libel and that A was convicted and sentenced is relevant under section 6 as showing the motive for the fact in issue. समझाने की जरूरत है? समझ गए? क्या समझे? हमें समझेगी विराट? बीए को सू किया था लीगल के लिए और फिर उसके बाद कन्विक्ट हो गया था, ए को सेंटेंस मिल गया था, फिर उसके बाद ए मर्डर के लिए ट्रायल चल रहा है कि ए मर्डर किया है यानी बी का। तो ये प्रीवियस दिखा सकते हैं कि सेक्शन 6 के अंदर के मोटिव क्या है। क्या मोटिव था इसमें? क्यों मारा उसने?
जमीन की क्या बात हो रही? ये एक अपमान लेख है जिसमें कॉन्विक्ट हुआ था और फिर वो सजा भी भुगता है, तो बदला लेने के लिए उसने उसको मार डाला एक को। तो ये मोटिव शो करने के लिए कि उसके पीछे मोटिव ये था कि प्रीवियसली वो उसने अपमान लेख लिखा था और उसमें वो उसको प्रोसिक्यूशन हुई थी, वो कॉन्विक्ट भी हुआ था और इसकी वजह से उसके पीछे एक मोटिव थी कि उसकी हत्या करके उसका बदला ले। तो जैसे ही ये मोटिव आ गया, ये किस सेक्शन को हिट किया? सेक्शन 6 को। क्लियर है यहाँ तक? अब आप समझ गए रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट। हम लोग कितने सेक्शंस देख चुके हैं? 34, 35, 36, 37। लास्ट जो सेक्शन है आपका 38, वो बताता है कि जो जजमेंट आती है उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है। जजमेंट तो आ गया, राइट? आप सेटिस्फाइड हो गए क्योंकि आपके पक्ष में आया या बेपक्ष में आया, जजमेंट आ गया। कहता है कि इस जजमेंट की, जो भी जजमेंट आती है, उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या, साक्षिक मूल्य क्या है? क्या ये जजमेंट फॉर एवर है, हमेशा के लिए जजमेंट है, इसको चैलेंज किया ही नहीं जा सकता है? हमने आपको क्या कहा था कि जजमेंट फाइनल कब होता है? या तो अगर जजमेंट के कंसर्निंग आपके पास राइट टू अपील है तो अपील का एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड होगा। उस टाइम पीरियड के अंतर्गत अगर आपने अपील कर दिया तो अपीलेट कोर्ट से कोई जजमेंट आएगा, और जब अपीलेट कोर्ट से कोई जजमेंट आएगा तो वो फाइनल हो जाएगा। अपीलेट कोर्ट से किस तरीके का जजमेंट आ सकता है? या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट को अपील करते हैं, या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करते हैं, या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट के चैलेंज करने के लिए आपके पास अपील का जो लिमिटेशन पीरियड है वही समाप्त हो जाए और आप अपील ना कर सके तो सबऑर्डिनेट कोर्ट का जजमेंट फाइनल हो जाएगा, या आपके पास अपील जैसा कोई राइट ही ना हो तो आप रिट पिटीशन में जाएंगे तो भी तो सुप्रीम। वैसे स्थिति में वो भी सुप्रीम कोर्ट है, रिट पिटीशन कहाँ डालेंगे? या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो उस जगह उससे जो जजमेंट आएगा वो फाइनल हो जाएगा, तो उसके बाद फिर डिवीजन बेंच में जाएंगे। मतलब जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए जो जजमेंट आपके पास आएगी, हाँ, वो होगी। हम बोल रहे हैं कि जो जजमेंट आया आपके पास वो किस तरीके से आ सकता है? मेरिट पे आ सकता है, फ्रॉड पे आ सकता है, कॉलिजन पे आ सकता है, देने वाला जो कोर्ट है इनकम्पिटेंट है उस पे आ सकता है। तो इसी कंसर्निंग पूछा जा रहा है कि ये जो जजमेंट है जो जजमेंट आया इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है? देखिए, इसकी एविडेंशियल वैल्यू की जब बात करेंगे तो मामला आएगा सेक्शन 38। अब पुराने वाले मतलब उसको तो हम भूल जाएंगे ना थोड़ी देर में। व्हाट डू यू कॉल? अब हमें बताइए कि जो जजमेंट आया, उन्होंने कहा कि जजमेंट को आप किस किस आधार पर चैलेंज कर सकते हैं? उन्होंने कहा 3 आधार हैं जिसके आधार पे आप चैलेंज कर सकते हैं। या तो जो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था, दूसरा या तो आपने फ्रॉड से प्राप्त किया है या फिर कॉलिजन से। कोर्ट कॉम्पिटेंट था या नहीं इसका मतलब होता है कि इसके पास जुरिडिक्शन थी कि नहीं। जुरिडिक्शन का मतलब देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किए थे कि जुरिडिक्शन कितने प्रकार का होगा। पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन होगा,
टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगा, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन होगा, ओरिजिनल या एपलेट जुरिडिक्शन होगा। तो अगर उस कोर्ट को वो मामला सुनने का राइट ही नहीं था, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं था, उस अपने जुरिडिक्शन में ही नहीं था, तो उसके द्वारा दिया गया जजमेंट नल एंड वॉइड होगा। तो जजमेंट तो है, लेकिन उसका साक्षी मूल्य क्या है? 0। कब? जब वो लैक ऑफ जुरिडिक्शन में है। ठीक है। दूसरा ये कहता है कि जजमेंट फ्रॉड से प्राप्त किया गया। फ्रॉड का मतलब? सरकारी जमीन थे, 2 पार्टी लड़ गए, कोर्ट से ऑर्डर 1 पार्टी ने। तो कॉलो सुन, सरकारी जब फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड को कहाँ परिभाषित किया गया है? आईपीसी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आईपीसी में है। आईपीसी कौन से सेक्शन में? डेफिनेशन डिफिनेशन नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है फ्रॉडुलेंट दिया हुआ है। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? डिसीट करना, या तो कोई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य कोर्ट को हम ना बताएं जो उस मामले में बहुत जरूरी है, उस फैक्ट को कांसिल कर दिया और जजमेंट ले लिया, ये फ्रॉड है। दूसरा, किसी विटनेस को आने से हम रोक दिया। विटनेस के आने से रोकने का क्या फर्क पड़ेगा कोर्ट पे? तथ्य सामने नहीं है। कुछ फैक्ट हैं जो सामने नहीं आएंगे, तो पूरे मतलब परिप्रेक्ष्य में वो जजमेंट आपके सामने नहीं आ पाएगा। तो वैसे स्थिति में ये जजमेंट तो आया है, बट किस तरीके से आया है? फ्रॉड से। कॉलिजन का क्या मतलब होता है? दुःसंधि। दुःसंधि का मतलब मान लीजिए इसको ऐसे कि ये कोई लैंड है जिसका ऑनर है सी, ये विदेश में रहता है। 2 आदमी मिले, ए और बी, इन दोनों ने कहा कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी, और कोर्ट में मामला लेके चले गए। कोर्ट में मामला लेके गए तो बी एविडेंस नहीं प्रस्तुत कर सका, तो जब एविडेंस प्रस्तुत नहीं करेगा तो किसके फेवर में आएगी? ए के फेवर में आएगी। तो ये लैंड का मालिक कौन घोषित हो गया? था क्या ये किसका शिकार बन गया? सी। इन दोनों के कॉलिजन, ए और बी ने मिलके एक साजिश रची और उसके तहत सी की जमीन कोर्ट के माध्यम से ऑनरशिप हासिल कर ली। और जैसे ही ए को जमीन मिली, इसने मान लीजिए कि थर्ड पार्टी को सेल कर दिया और जो प्रॉफिट है आपस में बांट। ऐसा होता है? हाँ, देखिए होता होगा तभी तो दिया है, ये भी बात सही है। और नहीं होता होगा तो मतलब हो जाएगा पढ़ने के बाद। तो इस तरीके का अगर कोई जजमेंट आया है तो आपको क्या लगता है जस्टिस हुई है? तो इस जजमेंट की रेलेवेंसी क्या होगी? इसको आप चैलेंज करेंगे कि ये जो जजमेंट आया था, जब भी सी को पता चलेगा कि मेरी जमीन मेरे ही हाथ से निकल गई, कोर्ट ने मालिक किसी और को बना दिया, तो ये बोलेगा ना। तो ये जजमेंट जब आएगा तो इसको चैलेंज किया जाएगा कि ये जजमेंट किस तरीके से ऑब्टेन किया गया है बाय कॉलिजन। तो क्या इसके लिए अलग सूट लाना पड़ेगा? कैसे हुआ सर? नहीं, यहाँ का क्या मतलब होता है? लाएगा सर, लाएगा सूट लेकर आएगा। फ्रॉड के लिए और कॉम्पिटेंसी के लिए सबके लिए अलग अलग लाएंगे। आइए पहले एक चीज को देख लीजिए, सेक्शन 38 कहता क्या है? देखिए क्या कहता है।
any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order or decree which is relevant under कहाँ से कहाँ तक 34, 35 and 36 इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, यानी वैसा जजमेंट जो रेस जुडिकेटर का प्रभाव रखता है, वैसा जजमेंट जो जजमेंट इन रेम का प्रभाव रखता है, वैसा जजमेंट जो पब्लिक नेचर का है, and which has been proved by the adverse party was delivered by a court. अगर ये किसी, अगर मान लीजिए कोई जजमेंट ऐसा मैट्रिमोनियल जजमेंट है, अगर मान लीजिए ये कहाँ फाइल होता है, फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट में नहीं फाइल हुआ, स्मॉल कॉज कोर्ट में फाइल हुआ, हाँ, और वहां से उसने कह दिया कि आज से आप लोग पति पत्नी नहीं है, तो ये कॉम्पिटेंट कोर्ट था? नो सर, नहीं था। वैसे स्थिति में इसकी एविडेंस वैल्यू क्या होगी? सर होगी। तो कहता है कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू डिलीवर इट और वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कॉल्सन। ही एक चीज समझ लीजिए, अगर कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया है, कोई डिक्री देती है, कोई जजमेंट दे दिया है, तो उसको रद्द कौन करेगा? कोर्ट ही करती है। और न भी करे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रोविजन है, बहुत फैंटास्टिक प्रोविजन है आपके आर्टिकल 226 का क्लॉज 3। 226 तो आप सब जानते हैं, क्या है ये? रेट फाइल करते हैं। कई बार आप कोर्ट से प्रे करते हैं तुरंत कि तुरंत इंजेक्शन ग्रांट कर दीजिए, स्टे लगा, इंजेक्शन का मतलब स्टे लगा दीजिए। कोर्ट ने दूसरे पार्टी को नोटिस किए बिना स्टे लगा दी। अब इसमें कहता है कि अगर आप एक्स पार्टी मतलब बिना दूसरे पक्ष को सुने इंजेक्शन ग्रांट कर देते हैं, स्टे लगा देते हैं, तो इसको 2 सप्ताह के अंदर सुन लीजिए। अगर 2 वीक के अंदर नहीं सुने तो आपका स्टे ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाएगा। पहले सुनिए तो सही, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन लाए हैं क्या? अच्छा नहीं लाए हैं तो जरा अगर ठीक है घर जाके भी देख सकते हैं। ये क्या कहता है कि 2 वीक के अंदर अगर आपने नहीं सुना, यानी सेकंड पार्टी को नहीं सुना और उसमें कोई फैसला नहीं किया, तो आपका लगा हुआ एक्स पार्टी स्टे ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वैकेट का मतलब हमें परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे। ये तो प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, लेकिन करेंगे क्या? किससे लेके आएंगे? आप जाएंगे डीएम को दिखाएंगे कि वैकेट हो गया है, डीएम बोलेगा कि कहाँ कोर्ट का आदेश है, बोलेगा कि ऑटोमेटिकली वैकेट हुआ है। फिर डीएम साहब बोलेंगे सर आदेश लेते ही एक तो डाल दीजिए पिटीशन, मिल जाएगा तो अच्छा फिर मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये समस्या है। तो इसका मतलब अगर यहाँ भी अगर ये इनकॉम्पिटेंट है तो आपको एक बार बताना पड़ेगा। पहला सवाल ये था कि क्या नया सूट लाना पड़ेगा। ये तो डिपेंड करता है कि किस ड्यूरेशन में आप उससे बात कर रहे हैं। जजमेंट आने के बाद, जजमेंट आने के बाद रीओपन भी तो फाइल होती है ना, और रीओपन नहीं होता है, कहाँ प्रोविजन? आगे रीओपन होने का प्रोविजन कहाँ? जहाँ कोई प्रोविजन नहीं हो वहाँ क्या इस्तेमाल किया जाता है? इनहेरेंट पावर 482 151 151। आप समझ रहे हैं फर्क को? 151 कहाँ? जब मामला सिविल नेचर का हो तो सभी कोर्ट को पावर है। 482 किसको पावर है? सिर्फ हाई कोर्ट को। 482 सीआरपीसी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब लास्ट सवाल, सिविल कोर्ट का जजमेंट क्रिमिनल मामलों में रेलेवेंट है या क्रिमिनल मामलों का जजमेंट सिविल मामलों में रेलेवेंट है? क्योंकि आपके पास तो जजमेंट आ रहा है, सूट और प्रोसीडिंग लिखा हुआ है, तो सिविल मामलों में भी आएगा,
क्रिमिनल मामले में भी आएगा। तो और हम रिलेवेंसी की बात कर रहे हैं, रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट। तो सिविल कोर्ट का दिया हुआ निर्णय क्या क्रिमिनल मामलों में रेलेवेंट है, या क्रिमिनल मामलों का दिया हुआ जजमेंट सिविल मामलों में रेलेवेंट है? क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस नहीं, सारा लॉ कॉमन सेंस है। और ये आप अगर गौर से लेक्चर सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। हम लोग कितने सेक्शंस की चर्चा की अभी तक? रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट के कंसर्निंग कितने सेक्शंस की चर्चा की हम लोग ने? 34, 35, 36, 37, 38, टोटल कितना सेक्शन हुआ? 5। तो ये हमें बताइए 34 क्या चीज से रिलेटेड था? रेसिडिकेटर। 35 जजमेंट इन रेम। जजमेंट इन रेम का क्या मतलब होता है? तो होल वर्ल्ड में सिविल और क्रिमिनल का क्या मामला आ गया? तो मामला आंसर ये है कि जब जजमेंट इन रेम हो तो चाहे सिविल मामलों में दिया गया हो या क्रिमिनल मामलों में दिया गया हो, रेलेवेंट हो जाएगा। सिविल मामले का जजमेंट क्रिमिनल मामले में, क्रिमिनल मामलों का जजमेंट सिविल मामले में। जजमेंट इन रेम होना प्रायर कंडीशन है, जजमेंट इन पर्सनम हो तब नहीं होगा। समझ गया? ये आपका चैप्टर था रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे रेलेवेंसी ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर पार्टी।